सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में आप देख रहे हैं चैप्टर थर्ड। चैप्टर का नाम अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस बदल चुका है, पॉलिटिक्स ऑन प्लान डेवलपमेंट। पॉलिटिक्स एंड प्लान डेवलपमेंट चैप्टर का नाम हो चुका है, बट हमने फिर भी यहाँ पे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट लिखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ केसेस में जिन बच्चों के पास किताबें हैं उनमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ही लिखा है। तो ज़्यादा आप कोशिश करिएगा समझने की, चैप्टर के अंदर कंटेंट वही है। 2023 और 24 के हिसाब से लेक्चर सीरीज है ये, और वीडियो लेक्चर सीरीज का ये पहला पार्ट है। चैप्टर के लेक्चर सीरीज 3 आएंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिक हमें क्या समझने की कोशिश करना है। बिफोर दिस आप अगर हमारे साथ इन सभी प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ने की कोशिश करिएगा। इस पूरे चैप्टर में है क्या, इस पूरे चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया, व्हाट आर द की चॉइस एंड डिबेट अबाउट द डेवलपमेंट। मतलब पूरे चैप्टर में बताया गया कि डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग सोचें हैं, वो बताए गए हैं। इनके बीच में किस प्रकार का डिबेट है, जैसे कि लोग एग्रीकल्चर की तरफ जाएं या लोग इंडस्ट्री की तरफ जाएं या लोग कैपिटलिस्ट बने या कम्युनिस्ट बने, पूंजीवादी या समाजवादी। तो ये सब बनने की जो कोशिश हो रही है प्लानिंग के हिसाब से, वो इस चैप्टर में बताने की कोशिश करी गई है। नेक्स्ट है विच स्ट्रैटेजी वॉज अडॉप्ट बाय आवर लीडर इन द फर्स्ट 2 डेकेड एंड बाय। भारत में जैसी आज़ादी मिलती है तो भारत में एक प्लान के हिसाब से चीज़ों को डेवलप करने की बात करी जाती है। तो आने वाले 10 सालों के अंदर हमारी 5-5 सालों की क्या पॉलिसी रहनी चाहिए, किस हिसाब से हमारे देश का विकास होगा, और अगर हमने वो पॉलिसी चुनी तो उसके चुनने के क्या कारण हैं। दूसरा है व्हाट आर द मेन अचीवमेंट एंड द लिमिटेशन ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। मतलब अगर हमने फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान बनाए, मतलब मैं कह सकता हूँ पंचवर्षीय योजना, तो उसके फ़ायदे क्या हुए, और फ़ायदों के साथ साथ उनके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी रही होंगी, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट में व्हाई दिस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अबेंडेड इन द लास्ट ईयर, इन द लेटर ईयर। मतलब आने वाले कुछ सालों के अंदर जब 2 5 ईयर प्लान हमने बना दिए तो उसके बाद फिर हमने इनको क्यों छोड़ दिया, इस व्यवस्था को हमने क्यों छोड़ दिया। सो आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है इस पूरे चैप्टर में। चैप्टर की शुरुआत होती है यूपीएससी के एक नए तरीके से। दोस्तों, आप जब इन फ्यूचर यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आपको केस स्टडी पढ़ने को मिलेगा। उस केस स्टडी पढ़ने के बाद आपको उसके अंदर से क्वेश्चन दिया जाएगा, एंड देन आपको फिर अपनी एक सूझबूझ से, समझ से आपको एक आंसर बनाना होता है। ये यूपीएससी का पैटर्न है जो ज़्यादातर 11th-12th के जो बच्चे होते हैं फ्यूचर में कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारियां करते हैं, तो ऐसा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है। पहली बार एनसीईआरटी ने चैप्टर 3 के अंदर इस केस बेस्ड स्टडी के साथ आपको समझाने की कोशिश करी है कि डेवलपमेंट क्या होता है। हालांकि पोस्को प्लांट उड़ीसा के ग्रामीण के लोगों की एक कहानी है। भुवनेश्वर एक जगह है, जगत सिंह जिले के अंदर एक पोस्को प्लांट लगने वाला है। इंडिया इस्पात संयंत्र की क्या कहते हैं विस्तार, मतलब जो भी इस हमला होने वाला है, शॉर्ट में बताऊंगा, आप खुद भी सेल्फ पढ़ सकते हैं। इसमें बताने की कोशिश ये करी गई है कि अगर गांव के अंदर ये पोस्को प्लांट लग रहा है तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन लोग फिर भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसमें एक कहानी ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि असल में डेवलपमेंट होता क्या है और इससे फायदे किस हिसाब से होते हैं, क्या इसके लॉस होते हैं, सरकार कैसी नीतियों को लाए जिससे उसका भी काम बन जाए और कंपनी जो यहाँ पे आ रही है भारत के अंदर उसका भी फायदा हो सके। सो बेसिकली ज़्यादातर लोगों ने गो बैक पोस्को, मतलब सीपीआई की गवर्नमेंट वहाँ पे थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि पोस्को प्लांट लगे वहाँ पे, क्योंकि पुरुष और स्त्री जो महिलाएं हैं दफ्तर कंपनी के दफ्तर में घुसने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने, पुलिस वालों ने रोक दिया कि आप प्रदर्शन का नारा लगा सकते हो, क्योंकि हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता का अधिकार तो यही कहता है कि अगर कुछ भी गलत काम हो रहा है तो आप जाइए, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ प्रोटेस्ट होना चालू हुआ पोस्को प्लांट के खिलाफ। अब दोस्तों, पोस्को की फुल फॉर्म क्या है? फोहान आयरन एंड स्टील कंपनी। ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर लिख लें। पोस्को की फुल फॉर्म, ये मल्टीनेशनल स्टील मेकिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर साउथ कोरिया के अंदर है, लेकिन ये इंडिया में अपना बिजनेस चमकाने के लिए आई थी। और एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं, जो ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर के पढ़ने के बाद आप नेट पे गूगल करिएगा तो अभी पोस्को प्लांट की कंपनी स्टैब्लिश है। तो मतलब कितना बड़ा लॉस है, मतलब उस समय विरोध भी हुआ था लेकिन फिर भी लॉस है। फोहान आयरन एंड स्टील कंपनी, पोस्को, ठीक है। ये वैसे चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए भी थोड़ा बहुत काम करती है। तो दोस्तों ये है क्या? द गवर्नमेंट बिलीव दैट दिस वुड ब्रिंग अ नेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और द ट्राइबल पॉपुलेशन फेयर दैट द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री वुड मीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर होम एंड द लिवलीहुड।
सरकार कहती है कि कंपनी बसेगी तो ऑफ कोर्स पैसा मिलेगा। पैसा यानी कि आप सिंपल शब्दों में कहोगे इन्वेस्टमेंट, जो कंपनी की ग्रोथ के और देश की ग्रोथ के लिए फायदा है। कंपनी बसी तो कोरिया से वो एम्प्लॉयमेंट लेके नहीं आएंगे, भारत के लोगों को ही क्या कहते हैं वो वहाँ पे कंपनी में काम करने के लिए रखेंगे। जबकि जहाँ पे कंपनी उड़ीसा में भुवनेश्वर में लगाई जा रही है, वो लोग ये कह रहे हैं कि आप अगर इसको लगा दोगे तो इससे हमारा जीवन यापन रुक जाएगा और बहुत सारे लोगों को अपने काम धंधों से हाथ खोना पड़ेगा, और उसके बाद इनको जहाँ पे फैक्ट्री लगेगी वहाँ के आसपास का इलाका प्रदूषित होगा और उधर से फिर इनको डिस्प्लेसमेंट विस्थापित होना पड़ जाएगा। तो ये बड़ा बहुत तगड़ा इशू था। तो पोस्ट को उड़ीसा की केस स्टडी पढ़ने के बाद, ये थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन फिर भी आप देख लें, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो एज अ यूपीएससी अधिकारी आपसे पूछता है, आपको कंडीशन दे दी, अब आपने आंसर बनाना है। कैन यू आइडेंटिफाई द वेरियस इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दिस केस? क्या आप पता लगा सकते हैं कि इन सब में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे? व्हाट आर देयर की पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ऐसा कौन सा की पॉइंट है जो एक मुद्दा बन रहा है लड़ाई झगड़े का? आपको क्या लगता है कोई ऐसा कॉमन पॉइंट हो सकता है जहां पे सभी लोग एग्री हो जाए? कैन दीज इशू बी रिसॉल्व इन अ वे विच सेटिस्फाई ऑल द वेरियस इंटरेस्ट? क्या इस समस्या का समाधान ऐसे किया जा सकता है कि जिससे सारे लोग खुश हो सके? सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख रहे हैं, एक यूपीएससी के हिसाब से आपको क्वेश्चन, आपको केस स्टडी दे दी, आपने पढ़ा, आपने समझा, अब आप एक अधिकारी हैं, आप वहां पे अपॉइंट हुए हैं, तो अब आप क्या करेंगे? सो दिस इज ऑल द क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपकी क्या सोच है, आप किस हिसाब से इन चीज़ों को एग्री करने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मेन बात ये था कि इंटरेस्टेड राजनीतिक टकराव हो रहा है, ऑलमोस्ट एवरी एग्री विद दिस डिसीजन। और मेन यहाँ पे क्या बताया गया, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस सभी को मिलना चाहिए। अ की रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज डेवलपमेंट। यहाँ पे सरकार का मेन काम क्या है कि वो चाहती है कि मेन डेवलपमेंट वहाँ पे हो। These were the disagreement of kind of role government must play in ensuring the growth and the justice. अब मेन बात है कि what was the role of the government? यहाँ पे सरकार का रोल क्या है? क्या सरकार was it necessary to have a centralized institution to plan the entire country? दूसरा, should the government itself run some key industries and the business? और तीसरा है how much important was to be attached the need of the justice? यहाँ पे ना लोग डिसएग्री क्यों हो रहे थे इन लोगों से, इन बातों को लेकर वो असहमत क्यों हो रहे थे कि कंपनी लग रही है तो कंपनी का सरकार नहीं चला सकती, सरकार भी तो कंपनी बना सकती है, सरकार क्यों नहीं बना रही? तो लोगों के मन में ना क्वेश्चन बहुत सारे आ गए कि असल में सरकार बाहर से किसी इंडस्ट्री को लेके आ रही है, वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उससे हमें फंडिंग मिल रही है, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो क्यों ना ऐसा कर दे सरकार कि खुद ही इंडस्ट्री लगाए, खुद ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, खुद ही लोगों के भारत देश के लिए कुछ करे। तो लोगों के मन में यही रोल है, यही मतलब एक कंफ्यूजन है कि ये जो भी प्लान कंट्री या प्लानिंग डेवलपमेंट के हिसाब से जो भी इंस्टीट्यूशंस बनाया जा रहा है, सभी कंट्री में केंद्रीकृत नहीं हो सकता क्या? मतलब एक प्लांट है, वहाँ पे प्लांट बना दिया गया और उसी प्लांट को हमने सेंट्रलाइज कर दिया गया और दूसरी जगह के लोग माइग्रेट होकर भी इस जगह पे आ सकते हैं। ये क्या सरकार को कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज खुद नहीं चलानी चाहिए? ये भी क्वेश्चन है। और उसके बाद हाउ मच इंपॉर्टेंस वॉज टू बी अटैच टू द नीड ऑफ जस्टिस, यहाँ पे कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सरकार सभी को इंसाफ दे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के मन में आए, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से आई होप दैट आपको पता होगा डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। क्लास 11th में आप लोगों ने एक बेसिक आइडिया पढ़ा था कि डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि व्हेन पीपल हैव अ सो मच ऑप्शन इन देयर लिवलीहुड। हिंदी में इसका मतलब ये कि जब इंसान के जीवन के अंदर उनके विकास के लिए विकल्प और पैदा हो जाए तो वो एक तरीके का विकास कहलाता है। आज अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आप कार भी चला सकते हैं, बस भी चला सकते हैं, ट्रेन भी चला सकते हैं, एरोप्लेन भी चला सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस आ गए ना, तो डेवलपमेंट का मतलब ये होता है। और दूसरी बात जो ऑफकोर्स एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि हम चैप्टर का नाम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, सरकार ने प्लान ही तो करा था कि एक इंडस्ट्री लेके आए और उससे वो डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब सिंपल शब्दों में यही नहीं है कि आपने कंपनी तो बचा दी लेकिन कुछ लोग डिस्प्लेस भी तो हो रहे हैं, तो ऐसे डेवलपमेंट का फायदा नहीं है। डेवलपमेंट ये होता है, डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस। डेवलपमेंट का मतलब होता है एक बेहतर समाज जिसमें प्रगति, उपलब्धि, कल्याण हो, विकास, एक बेहतर समाज में सुधार लाता है, प्रगति लाता है, कल्याण लाता है।
और सभी के एस्पिरेशन, सभी की आकांक्षाओं को बताता है या पूरा करता है, वही विकास कहलाता है। अब यहाँ पर डेवलपमेंट का अलग अलग मीनिंग हो सकता है सभी लोगों के लिए। जैसे कि डेवलपमेंट का मीनिंग यहाँ पे क्या कहते हैं, पोस्को प्लांट के लोगों के लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है, आपके लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है, यहाँ पे पीके के लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है। ये 9th क्लास में आपने समझा होगा, डेवलपमेंट अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है। एक रिच लेडी है उसके लिए डेवलपमेंट अलग है, एक पुअर लेडी है उसके लिए डेवलपमेंट अलग है, एक राजनीतिज्ञ है उसके लिए डेवलपमेंट अलग है, एक टीचर है उसके लिए डेवलपमेंट अलग है। तो ऐसे ही यहाँ पे सरकार तो कह रही है कि हम फैक्ट्री लेके आ रहे हैं, आपको जॉब मिल रहा है, लेकिन इनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। ये कह रहे हैं हम तो डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो हमारे लिए डेवलपमेंट नहीं है। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। द फर्स्ट decade and the independence within the lots of debate around this क्वेश्चन यही था, लोगों के मन में यह था कि विकास किया कैसे जाए। तो दो आइडियोलॉजी के लोग भारत के अंदर रहते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप प्लानिंग डेवलपमेंट की शुरुआत करें, देश को डेवलप करें। 1947 में हम लोगों ने भारत को आज़ाद कर दिया, और आज़ाद करने के बाद अब यहाँ पे दो आइडियोलॉजी हमारे सामने आती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको, एक है वामपंथी, एक है दक्षिणपंथी। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो वामपंथी वो लोग होते हैं जो क्या कहते हैं, राइटीज होते हैं, और लेफ्टीज जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं वामपंथी, और दक्षिणपंथी जो माने जाते हैं वो राइटीज माने जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हिंदी वाले भी ताकि समझ जाएं, ये है दक्षिणपंथी जिन्हें हम राइटीज कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद वामपंथी जिन्हें हम लेफ्टीज कहते हैं, वामपंथी, वामपंथ या वामपंथी कुछ भी बोल लीजिए। थोड़ा सा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है। वामपंथी लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि गरीब और पिछड़े वर्ग के सभी सामाजिक समूह की तरफदारी करना ही कहीं ना कहीं डेवलपमेंट है। सरकार की नीतियां कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे गरीब और समाज के जो भी मतलब बहुत ही गिरी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए विकास किया जा सके। अगर वहां तक सरकार विकास पहुंचा पाई है तो इसका मतलब वो डेवलपमेंट है। सिंपल शब्दों में इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये हुआ कि जब पोस्को प्लांट बन रहा था, उस पोस्को प्लांट में अमीर लोगों को तो फायदा हो रहा था, जो कंपनी के ऑनर है उनको तो फायदा हो रहा था, लेकिन जो बेचारे किसान गरीब जिनकी जमीनों पर फैक्ट्री बनेंगी, आसपास की नदियां, पानी, खेत खलियान कितने गंदे खराब होते चले जाएंगे, तो वो डेवलपमेंट नहीं है। तो ये है लेफ्टीज लोगों का मानना, वामपंथी लोगों का मानना। राइटीज लोगों का क्या मानना है, राइटीज लोगों का मानना यह है कि मार्केट में फ्री क्या कहते हैं, फ्री फ्लो ऑफ मार्केट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट हर किसी चीज के अंदर हो। सरकार कंपटीशन को खत्म कर दे और कहीं ना कहीं जो भी बाजार मूलक अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करे, गैर जरूरी हस्तक्षेप सरकार ना करे। तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि जो दक्षिणपंथी लोग हैं वो हमेशा राइटीज हैं, और वो कहते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, हमें वेस्टर्न्स की तरह अपने आप को डेवलप करने की जरूरत है। तो दिस इज नॉट द वे ऑफ थिंकिंग, लेकिन ऑफ कोर्स समाज में हर टाइप का व्यक्ति रहता है और समाज में हर किसी के लिए अपनी सोच का अधिकार सभी के पास है। तो दोस्तों यहाँ पे अब जो राइटीज होंगे उनके लिए पोस्को प्लांट का लगना बहुत सही है। इससे बाहर के लोगों की टेक्नोलॉजी आ रही है, बाहर के लोगों का नया सिस्टम आ रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो जो भी बना रहे हैं उससे भारत के लोगों के साथ कंपटीशन क्रिएट होगा, तो भारत के लोग अपने सामान को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आनी चालू हुई। यहाँ पे लेफ्टी राइटीज का मानना यही है कि डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन तरीके से होना चाहिए और वेस्टर्नाइजेशन तरीके से होना चाहिए, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेके काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अब हमारा भारत आज़ाद होता है, आज़ाद होने के बाद भारतीय लोगों के पास दो आइडियोलॉजी होती है, लिबरल कैपिटलिस्ट और उसके बाद सोशलिस्ट, क्योंकि दो मॉडल हमारे सामने पहले से ही था। हम भारत देश आज़ाद भी नहीं कर पाए थे, तो इन दो कंट्रियों के अंदर दो टाइप की सोच चल रही थी। लिबरल्स कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है, उदारवादी पूंजीवादी लोग, ऐसे लोग जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देते हैं और उसके बाद पूरी तरीके से ये सपोर्ट भी करती है सरकार। जैसे कि अभी आपको वहाँ पे स्टार्टअप शुरू करना है बाहर की कंट्री में, यूरोप की कंट्री में, तो वहाँ देखोगे कि वहाँ स्टार्टअप करना कोई बड़ी बात नहीं है। एलॉन मस्क, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सब कुछ वहीं पे, क्योंकि वहाँ पे एक खुली प्रतिस्पर्धा है, ओपन मार्केट है, कोई भी कंपटीशन नहीं है, सभी लोग एक जैसे हैं, जिसका सामान चमक गया उसका सामान बिकेगा। जबकि दूसरी कंट्री अगर हम सोशलिस्ट की बात करें, यहाँ पे सारा कंट्रोल जो था वो सरकार के हाथ में था। ये हमने पहले भी पढ़ा था, आपको याद होगा, हमने यूएसएसआर के अंदर जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो वाला, और ये अमेरिका था। लेकिन दोस्तों हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे ना, देर आर मेनी इंडियंस देन हु वर डीपली इम्प्रेस्ड बाय द सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। हमारे भारत में बहुत सारे लोग कन्फर्म थे कि
कि जो सोवियत मॉडल है डेवलपमेंट का वो सही है, सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है, सरकार ही सारा डिसीजन लेती है। जबकि बहुत सारे लोग जो थे वो अमेरिका की कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के भी सपोर्टर थे, यानी कि वो कहते थे कि हमें अगर आधुनिक बनना है, हमें अगर मॉडर्न बनना है, तो हमें अमेरिका की तरह या यूरोप की डेवलप कंट्री की तरह ही बनने की हमें ज़रूरत है ना। तो हम ऐसा ही करने की शुरुआत कर रहे हैं, हम ऐसा ही कोशिश करेंगे कि ऐसा ही हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे क्या सारे ही इन चीज़ों पे एग्री थे? नहीं, हमें सबको मिल के साथ लेने की ज़रूरत थी। इसीलिए हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो कहते थे कि हम पूरी तरीके से अपनी आइडियोलॉजी को एक ही नहीं रखेंगे। तो इसीलिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर कहते हैं हमें मिक्स आइडियोलॉजी अपनाने की ज़रूरत है। इसीलिए जब हमारा भारत देश प्लानिंग कमीशन बनाता है तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग मिक्स आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और बॉम्बे प्लान, हमारे पंचवर्षीय योजना, भी हमारे प्लानिंग कमीशन से पहले बनाया गया था 1944 के अंदर। इस बॉम्बे प्लान में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ये कहने की कोशिश करते थे कि फ्री मार्केट सिस्टम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें उस समय पैसों की सपोर्ट की ज़रूरत थी, इसी वजह से हमने शुरुआती समय में तो इसको ठीक रखा, लेकिन बाद में जाके हमने क्या कहते हैं 1950 के अंदर एक प्लानिंग कमीशन सेटअप करा। और इस प्लानिंग कमीशन सेटअप करने के बाद हमने फाइनली ये पाया कि हम ऐसा डेवलपमेंट करेंगे जिसमें सभी तबके के लोगों के लिए फ़ायदा हो सके। और प्लानिंग कमीशन में हमने पूरी तरीके से भारत में सभी जो गरीब वर्ग के लोग हैं, अमीर वर्ग के लोग हैं, उनको उसी तरीके से देने की कोशिश करें कि सरकार का पूरा कंट्रोल भी बना रहे और गरीब आदमी भी जो है उसको कहीं ना कहीं एक्सेस कर पाए। भारत में वर्तमान समय में प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्म इंडिया यानी कि नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग के हेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी हैं, जैसे कि नीति आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के हेड पहले नेहरू जी थे। लेकिन इसके हमारे क्या कहते हैं दूसरे वाइस चेयरमैन भी हैं जिन्हें हम राजीव कुमार कहते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरेस्टिंग एंड इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको थोड़ा बेसिक समझ में आया होगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।